नमस्कार, बाम्बू सर क्लासेज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग एक हमारी आज फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस चल रहा है उसमें आपके टॉपिक लगता है कविता क्या है। अब ये कुछ टॉपिक बचे हैं किताबों के, पहले ये पूरे हो जाए, फिर जनसंचार की बात करनी है और उसके बाद आप लोगों की शिक्षण विधियां सेकंड ग्रेड वालों बच्चों के लिए हो जाएगी। देखिए, कविता क्या है, निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित है, चिंतामणि से लिया गया है। और आप लोगों को इसके अंतर्गत आचार्य शुक्ल ने जो बताना चाहा है वो ये बताना चाहा है कि कविता क्या होती है, कविता का क्या प्रभाव होता है, कविता पर अत्याचार कब होता है और प्रकृति में कविता क्या ढूंढती है। इन सभी चीजों की चर्चा हम लोग यहाँ पे इस निबंध के अंतर्गत करेंगे। सबसे पहले इन्होंने शुरुआत में कविता की परिभाषा देने का प्रयास किया है। परिभाषा इस प्रकार की है। देखिए, निबंध के आरंभ में शुक्ल जी ने जीवन और जगत के विषय में प्रकाश डालते हुए लिखा है। मनुष्य अपने भावों, विचारों और व्यापारों के लिए दूसरों के भावों, विचारों और व्यापारों के साथ कहीं मिलाता है, कहीं लड़ाता है, अंत तक चला चलता है और इसी को जीना कहते हैं। यानी इनके अनुसार जीवन क्या है? मनुष्य अपने विचारों को दूसरों को प्रभावित करेगा, उनके साथ अपने भावों को मिलाएगा और कभी-कभी जो है एक मनुष्य के भाव दूसरे मनुष्य के साथ जो है सामंजस्य नहीं करेंगे। कहीं तो सामंजस्य बिठाएगा, कहीं लड़ता जाएगा और इसी प्रकार का ये एक जीवन है। जिस अनंत रूपात्मक क्षेत्र में यह व्यवसाय चलता रहता है, उसका नाम जगत है। यानी आचार्य शुक्ल के अनुसार जगत क्या है? ये क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि जगत क्या है? ये प्रश्न अगर मैं आप लोगों से पूछा जाए तो आपको आंसर देना है कि जगत का मतलब ये होता है कि मनुष्य अपने भावों और विचारों को दूसरों के साथ सामंजस्य बिठाना और कभी-कभी उनका विरोध करना। यही संसार है और ये संसार का ये व्यापार चलता रहता है। इसको उन्होंने जगत की परिभाषा दी। बड़ी अच्छी क्वेश्चन बनेगा। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा कि आचार्य शुक्ल ने जगत किसे कहा? तो आपको आंसर ये देना है कि मनुष्य अपने भावों और विचारों को दूसरों के साथ सामंजस्य करना, दूसरों के भाव और विचारों के साथ सामंजस्य करना या उनका विरोध करना ही जगत है। ये संसार चलता रहता है। कविता की डेफिनेशन इन्होंने क्या कही? कविता की परिभाषा ये दी है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है। यानी आत्मा जब शरीर से मुक्त हो जाती है तो उसको ज्ञान कहते हैं। यानी आत्मा की मुक्ति का विधान ही ज्ञान होता है। ठीक है? उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। यानी हृदय सांसारिक मोह माया से जो हट जाए तो वो रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है, उसे कविता कहते हैं। यानी हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी यानी उसके हृदय में पहले तो मुक्त का भाव आ गया, माया मोह इससे वो दूर हो गया और उसके बाद उसकी वाणी से जो प्रवचन निकलेगा उसको ही कविता कहा गया है। तो क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि कविता क्या है? तो आपको ये कहना है कविता हृदय की मुक्त अवस्था से निकली हुई वाणी है। हृदय की वो निकली हुई वाणी मत कर देना, हृदय की मुक्त अवस्था से निकली हुई वाणी है, ये ऑप्शन ढूँढने का प्रयास करना, ठीक है? कहीं वहाँ क्वेश्चन आ जाए कि कविता क्या है? आपको आंसर क्या दे दो? आपने आंसर दे दिया कि कविता क्या है? आपने इसका उत्तर ये दे दिया कि हृदय से निकली हुई वाणी, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। मुक्त हृदय से निकली हुई वाणी इसका सही उत्तर बनेगा, आपको यहाँ पे देखना है। वो सीधा एक क्वेश्चन बनाएगा और पहला ऑप्शन देगा हृदय से निकली हुई वाणी। चौथा ऑप्शन देगा मुक्त हृदय से निकली हुई वाणी, तो वो उत्तर बनेगा। इसमें थोड़ा ध्यान रखना, बड़ा निकटतम उत्तर बनेगा इसमें, ठीक है? इस साधना को हम भाव योग कहते हैं और कर्म योग और ज्ञान योग का समकक्ष मानते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन बनाएगा कि भाव योग क्या है? तो मुक्त हृदय से निकले हुए विचार ही भाव योग कहलाते हैं और भाव योग को ये कर्म योग और ज्ञान योग के समकक्ष मानता है। यानी भावों की तुलना भी कर्म और ज्ञान के समकक्ष है। बिल्कुल ठीक है। शुक्ल जी ने आत्मा की मुक्तावस्था को ज्ञान दशा कहा और भाव योग को कर्म योग और ज्ञान योग के समकक्ष मान लिया। ठीक है। अब देखिएगा, शुक्ल जी की दृष्टि में कविता मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर
लोकमान्य भाव भूमि पर ले जाती है। देखिए, लोक सामान्य भाव भूमि क्या है? लोक सामान्य भाव आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ कि लोक सामान्य भाव भूमि किसे कहते हैं? तो आपको इसमें उत्तर देना है, जहाँ संकुचित स्वार्थ से हमारी आत्मा ऊपर उठ जाए, मनुष्य का हृदय ऊपर उठ जाए। संकुचित स्वार्थ से ऊपर उठना ही लोक सामान्य भाव भूमि होती है। यानी आपके जो हृदय है, उसमें संकीर्णता का भाव ना रहे, यानी मेरे प्राय का भाव ना रहे, उसको लोक सामान्य भाव भूमि कहते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि मनुष्य के हृदय में अनेक भाव होते हैं, जिनसे वह संसार के अन्य मनुष्यों के भावों और विचारों से तादात्म्य स्थापित करता है। देखिए, मनुष्य क्या करता है? मनुष्य में अनेक भाव है और इन्हीं भावों से वो संसार के लोगों के साथ तादात्म्य स्थापित करता है। आपको एक प्रश्न यहाँ बना के पूछेगा, वो कहेगा कि शुक्ल के अनुसार तादात्म्य स्थापित करने का क्या मतलब है? तादात्म्य स्थापित करने का तात्पर्य है कि मनुष्य को भावों और विचारों से जो दूसरों के साथ संबंध बनाता है, यानी उसको ही तादात्म्य कहते हैं। भावों और विचारों से संबंध बनाना है। शुक्ल जी के अनुसार मनुष्य जाति के वे भाव कविता के मूल रूप और व्यापार है। यानी आपको एक क्वेश्चन पूछेगा कि कविता का मूल रूप क्या है? आपको ये कहना है मनुष्य के भाव, यानी मनुष्य के भाव ही कविता का मूल रूप है। मनुष्य के विचार नहीं हो सकते कभी। विचारों में तो स्वार्थ आ सकती है, लेकिन भावों में नहीं आ सकती। भावों में हमारी आत्मा ऊपर चली जाती है, ठीक है ना? आपको एक क्वेश्चन पूछेगा कि कविता का मूल रूप या व्यापार किसको कहते हैं? आपको आंसर देना है मनुष्य के भाव को कहते हैं। बड़ा गौर से सुनना आप लोग। ये टॉपिक सभी बच्चों को थोड़ा टफ लगता है। मैं आपको इसको सिंपल बनाने का प्रयास करूँगा। क्वेश्चन जहाँ लाइन में उठ सकता है वहाँ उठा दूँगा कि यहाँ ये बात पूछेगा, ये आंसर बनेगा। जिसका संबंध मनुष्य जीवन के आरंभ से ही है। प्रकृति के अनेक रूप, वन, पर्वत, नदी, नाले, निर्झर, कछार, चट्टान, लता, झाड़ू, झाड़, आकाश, मेघ, नक्षत्र आदि मनुष्य के चिर सहचर रहे हैं। एक प्रश्न यहाँ पे बहुत अच्छा बनेगा। आचार्य शुक्ल ने मनुष्य का सहचर किसको कहा है? तो आपको कहना है नदी, नाले, तालाब, चट्टान, झाड़, पेड़, पौधे, यही मनुष्य के चिर सहचर रहे हैं। इनमें से उपयुक्त सभी वाला आंसर बन सकता है। शुक्ल जी का मानना है कि आदि रूपों और व्यापारों में वंशानुगत वासना की दीर्घ परंपरा के प्रभावों से भावों के उद्बोधन की गहरी शक्ति संचित होती है। देखिए, इसने क्या कहा कि भावों की गहरी शक्ति संचित कहाँ होती है? तो देखिए, आदि रूपों और व्यापारों में, यानी आदि रूपों और व्यापारों में। आदि रूपों का मतलब क्या है कि प्राचीन काल से हमारी जो परंपराएं रही है वो, और जो हमारे आपस में भाव एक दूसरे से मिलते रहे। या व्यापार का मतलब बिजनेस नहीं है, या व्यापार का मतलब है भावों का आदान प्रदान है। आदि रूपों और व्यापारों में वंशानुगत वासना के दीर्घ परंपरा के प्रभाव से ही भावों के उद्बोधन की गहरी शक्ति संचित हुई है। यानी ये प्राचीन काल से हमारे भावों के अंतर्गत जो संचय है, वही उसकी गहरी शक्ति मानी जाती है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सभ्यता का आवरण, पहला कविता की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई और कविता के मूल रूप क्या होते हैं मैंने आप लोगों को बता दिया। तो इनकी दूसरा पॉइंट है कि सभ्यता का आवरण और कविता। यहाँ शुक्ल जी क्या कहना चाहते हैं? यहाँ शुक्ल जी ये कहते हैं कि जैसे-जैसे मनुष्य सभ्य होता गया ना, तो कवि कर्म और कठिन होता जाएगा। क्योंकि मनुष्य के जो भाव है, वो अंदर से कुछ और है और बाहर से वो दिखाता कुछ और है, क्योंकि वो अपने ऊपर सभ्यता का आवरण रखता है। देखिए, कोई आपका मित्र है, आपकी जो सहेली है, वो आपसे ईर्ष्या रखती है, बहुत ज़बरदस्त ईर्ष्या रखती है। यानी आपके सफल होने पर वो खुश नहीं होती है, अंदर से नहीं होगी, लेकिन बाहर से वो हँसेगी, आपको लड्डू भी देगी, आपको खिलाएगा, परंतु अंदर से उसके जो मन के भाव हैं, तो उससे हमें जो कवि है, उस सभ्यता के आवरण के कारण कवि का कर्म कठिन हो गया, क्योंकि उसे ये पता नहीं लगता है कि इसके वास्तविक भाव कौन से हैं, जो प्रकट कर रहा है सभ्यता के कारण, या जो उसने अप्रकट कर रहा है सभ्यता के कारण। उस सभ्यता के कारण कविता करना कठिन हो गया। एक क्वेश्चन बनाए कि वर्तमान समय में कवि कर्म कठिन क्यों हो गया? आपको आंसर देना है सभ्यता के कारण। यानी आपको, जैसे मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक कोई व्यक्ति था, वो टीचर लग गया। अब वो टीचर लग गया, अब भारतीय जो हमारा
परिवेश है ना, वो बड़ा ईर्ष्यालु परिवेश है। वास्तविक में मानो आप लोग भारतीय लोग बहुत ईर्ष्यालु हैं हम लोग। हम ईर्ष्या बहुत करते हैं और ईर्ष्या किससे करते हैं? हम खुद के स्वयं के अपनों से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करते हैं, बहुत ज़बरदस्त करते हैं। मैं उस वक़्त उस व्यक्ति को देख रहा था, वो बेचारा जैसे ही उसका रिज़ल्ट आया वो अध्यापक लग गया और वो बेचारा मुक्त भाव से, उसके मन में मुक्त भाव था। मुक्त भाव से वो अपने चाचा के पास गया, परिवार में चाचा था उसके पास और उसको उछलते हुए बोला कि चाचा, चाचा मैं ना नौकरी लग गया। तो चाचा ने क्या बोला आप गौर से सुनना, उसने ये नहीं कहा बधाई हो बहुत अच्छा हो गया, उसने ये कहा अब तू हट नहीं सकेगा क्या? अरे यार इसने जॉइन ही नहीं किया अभी तक, तू हटाने की कामना करके बैठा है। अब वो ऊपर से तो खुश हो रहा है। मैंने तो इसलिए पूछा है कि भई पक्की है क्या? मतलब कि अंदर का जो भाव था वो तो बाहर आ गया और सभ्यता का आवरण क्या डाला कि पक्की है क्या? अब क्या हुआ? ये क्या है? ये सभ्यता के आवरण के कारण वो ईर्ष्या रख रहा है वो व्यक्ति, वो नहीं चाहता है कि मेरे परिवार का मेंबर कोई कामयाब हो जाए। उसका पहला शब्द क्या था? पहला शब्द ये था, "अब तू हट नहीं सकेगा क्या?" अगर उसका मुक्त भाव होता तो वो अपने भतीजे को गले लगाता, उसकी आँख में आँसू आता, उसको उछाल देता। ये था भाव तो ये भाव नहीं था। भाव क्या था? कि हट नहीं सकेगा क्या? तो क्या? फिर बाद में बात को लिपापोती करने में ये कि परमानेंट मिल गई क्या? मतलब ये होता है। ये इसको बोलते हैं सभ्यता का आवरण। यही बात शुक्ल जी हम समझाना चाहेंगे कि सभ्यता के आवरण के कारण हमें व्यक्ति के असली भावों का पता ही नहीं लगता है कि वो चाहता क्या है? आपके सामने हँस रहा है, मुस्कुरा रहा है, पीछे जाके कह रहा है कि यार ये तो कामयाब और हो गया। ठीक है? इसको सभ्यता का आवरण कहते हैं। शुक्ल जी की दृष्टि में देखिए, मैं जब खुद कामयाब हुआ था, एक बार मैं नाकामयाब हुआ था 1 नंबर से कभी। आप मानोगे नहीं मेरे पास हज़ारों फ़ोन आए थे कि नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। और जब मेरा कामयाब हो गया मेरे पास 150 200 ही फ़ोन आए थे। उस वक़्त 1000 आए, उस वक़्त 150 आए कि भई बहुत-बहुत बधाई हो आप कामयाब हो गए। देखिए ईर्ष्या करने वालों की संख्या कितनी है और प्रेम करने वालों की संख्या कितनी है, ये सभ्यता का आवरण है ये। ठीक है? अब देखो, शुक्ल जी की दृष्टि में सभ्यता की वृद्धि के साथ-साथ कविता के मूल रूप मनुष्य के अन्य बहुरूपी कार्य व्यापारों और रूपों में आच्छन होते गए। यानी मनुष्य के क्या देखिए कविता के मूल रूप मनुष्य के अन्य बहुरूपी कार्य व्यापारों और रूपों में आच्छन हो गए, ढकते गए मतलब। मनुष्य के बहुरूपिया है मनुष्य। मनुष्य बहुरूपिया है और वो अपने असली भाव नहीं बताता है। ठीक है? तो ये कहता है कविता के मूल रूप मनुष्य के अन्य बहुरूपी कार्य व्यापारों और रूपों से आच्छन होते गए। यहाँ एक प्रश्न बनेगा कि कविता का मूल रूप किसके कारण आच्छन हो गया? तो मनुष्य के बहुरूपी के कारण आच्छन हुआ, ढक गया। एक प्रश्न बहुत अच्छा बनेगा, दोबारा सुनिए। क्वेश्चन आएगा कि कविता का मूल रूप कब आच्छन हो जाता है? मनुष्य के बहुरूपों के कारण, बहुरूपी के वो सामने कोई और रूप दिखा रहा है, पीछे से उसका और रूप है। बिल्कुल, बिल्कुल ये है। ठीक है ना? एक क्वेश्चन है यहाँ, ये बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है हम। इस प्रक्रिया में भावों के साथ-साथ बुद्धि का प्रयोग बढ़ता गया। अब देखो उसका बहुरूप बनने का कारण क्या है? उसके भावों के साथ बुद्धि का प्रयोग चल रहा है। ये बुद्धि है ना ये बहुत खतरनाक होती है। बुद्धि बड़ी खतरनाक होती है और ये जब बुद्धि होगी तब भाव नहीं हो सकते कभी भी और जब भाव होंगे तो बुद्धि नहीं हो सकते कभी भी। आप कहते हो ना कि मैंने तो तेरे से प्रेम कर लिया, मेरी मति मारी गई थी। मति मारी नहीं गई थी, उस वक़्त बुद्धि काम नहीं कर रही थी, केवल भाव काम कर रहा था तब प्रेम होता है। बुद्धि से कभी प्रेम नहीं हो सकता, बुद्धि से तो सौदा हो सकता है, ठीक है? क्या बोला? प्रक्रिया में भावों के साथ-साथ बुद्धि का प्रयोग बढ़ता गया। क्रोध, घृणा, भय, शोक, रति इत्यादि भावों के विषय मूल रूप से पृथक होते गए। यानी आपका क्रोध करना, आपका घृणा, आपका भय, आपका शोक, आपका रति, ये विषय मूल रूपों से पृथक हो गए। पहले कोई व्यक्ति अंदर क्रोध था तो बाहर क्रोध दिखा देता था। अंदर प्रेम था तो बाहर प्रेम दिखा देता था। अमरप्रीत आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अंदर जो चीज़ होती थी वैसी उसके चेहरों पे आ जाया करती थी। अब नहीं आती है, अब चेहरों पर नहीं आती है क्योंकि क्रोध, भय, घृणा, शोक आदि भावों के विषय और मूल रूप अलग हो गए। इनके विषय अलग है और मूल रूप अलग है। अंदर से क्रोध कर रहा है, बाहर से मुस्कुरा रहा है बंदा, ठीक है?
ठीक है? ये वो मूल विषय से पृथक हो रहा है। क्या? भाव भाव के विषय मूल रूपों से पृथक हो गए। ठीक है? अब देखो क्या हुआ? यहाँ एक क्वेश्चन आएगा कि बुद्धि के प्रयोग से क्या हुआ? बुद्धि के प्रयोग से क्या हानि हुई? आपको कहना है कि भावों के विषय मूल रूप से पृथक हो जाते हैं बुद्धि के प्रयोग से, क्योंकि वो बुद्धि से वो सोचता है कि इसको पता ना लगे कि मैं इसके बारे में क्या सोच रहा हूँ। ठीक है? तो उसके भाव जो मूल विषय है उससे उसके भाव पृथक हो जाते हैं। शुक्ल जी की मान्यता है कि कुछ भावों के विषय अमूर्तक होने लगे हैं, जैसे कीर्ति की लालसा। ऐसे भावों को बौद्ध दर्शन में अरूप राग कहते हैं। ये अरूप राग क्या है? कई बार आप लोग कहते हो कि भाई जो व्यक्ति है, ये समाज की निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। ठीक है? तो वो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सेवा नहीं कर रहा है। उसके मन में भी एक लालसा है, एक इच्छा है। लालसा और इच्छा, उसको उसने छुपा रखा है ना? तो वो समाज की सेवा कर रहा है ताकि समाज में उसका नाम चले, उसका यश फैले और इसी लालसा, इस कीर्ति की लालसा को बौद्ध धर्म में अरूप राग बोला गया है। एक प्रश्न बनेगा, अरूप राग किसको कहते हैं? आपको उत्तर देना है, कीर्ति की लालसा को अरूप राग कहते हैं। क्योंकि उसकी कोई आकृति नहीं होती है, उसका कोई रूप नहीं होता है, ठीक है? तो इसको अरूप राग बोला गया। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। प्रछन्नता का उद्घाटन, कवि क्रम। प्रछन्नता का उद्घाटन कवि क्रम का एक मुख्य अंग शुक्ल जी मानते हैं। शुक्ल जी कहते हैं जो हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए-नए आवरण चढ़ते जाएँगे, त्यों-त्यों एक और कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी, दूसरी ओर कवि क्रम कठिन हो जाएगा। देखिए, इसने ये क्या क्या बोला शुक्ल जी ने, आपको एक प्रश्न बुने बनाएगा यहाँ कि कवि क्रम कठिन क्यों हो गया? कवि क्रम कठिन क्यों हो गया? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। तो आपको कहना है कि कवि क्रम तब कठिन होता है जब मनुष्य की वृत्तियों के ऊपर सभ्यता का आवरण चढ़ जाता है, तब कवि क्रम कठिन हो जाता है। क्योंकि आपकी वृत्ति वो है ईर्ष्या की और आप सामने प्रकट क्या कर रहे हो सभ्यता के कारण कि भई मैं मेरे तो ये सफल हो जाए तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये सफल हो जाए तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सब सफल हो, सब सर्वांत सुखाए, आप बोलते तो ये हो, परंतु आपके मन में ये चल रहा है कि पड़ोसी जो है वो मर जाना चाहिए। तो अब क्या हुआ? आपकी वृत्ति तो है उसकी मृत्यु की कामना और परंतु सभ्यता के कारण आप मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि दीर्घायु हो ये भी, लेकिन वो दीर्घायु की कामना आपकी सच्ची नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोला है इसने कि कवि क्रम कब कठिन होता है? कवि क्रम तब कठिन होता है जब हमारी वृत्तियों के ऊपर सभ्यता का आवरण चढ़ जाता है, तब हमारा कवि क्रम कठिन हो जाता है। ठीक है ना? जमुना इसको बंद करके दोबारा चला ले चल जाएगी। शुक्ल जी के अनुसार काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता है, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि काव्य में क्या अपेक्षित होता है? बिंब ग्रहण। बिंब का मतलब होता है आपके स्मृति पटल के ऊपर चित्र बनना चाहिए कविता का। यहाँ पे लेखक ये कहता है कि कविता का मतलब केवल अर्थ ग्रहण करवाना नहीं होता है, यानी उसका शब्दार्थ बताना नहीं है, सरलार्थ बताना नहीं है। कविता पढ़ने के बाद में जो कविता पढ़ने के बाद में जो व्यक्ति है, उसके स्मृति पटल के ऊपर एक चित्र बनना चाहिए, वो अपेक्षित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि काव्य में क्या अपेक्षित होता है? आपको उत्तर देना है कि काव्य में क्या अपेक्षित होता है? आपको आंसर ये देना है कि काव्य में अर्थ ग्रहण के से काम नहीं चलेगा, उसके अंतर्गत क्या बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है, यानी उसका स्मृति स्थल बनना चाहिए। सरिता रेखा चौधरी, अमनप्रीत और मुझे ये बताओ कि आपकी क्लास रुक रही है क्या? ये बताना थोड़ा-सा मुझे आप लोग। हाँ जी, आगे चलते हैं हम। यह बिंब ग्रहण निश्चित, गोचर और मूर्त विषय का हो सकता है। ये क्वेश्चन अच्छा है। बिंब ग्रहण किसका होगा? बिंब ग्रहण एक तो आपको निर्देश दे, एक गोचर जो दिखता है, एक मूर्त। एक अच्छा क्वेश्चन है। बिंब ग्रहण किसका हो सकता है? बिंब ग्रहण जो दिखता है उसका हो सकता है, क्या होता है? मैं आपको ठीक चल रही है? अरे सबकी ठीक रही है। सबकी ठीक चल रही है। आप उसको बंद करके दोबारा चला लो, आपके नेट की प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ। अब सुनिए, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बन रहा है।
कि बिंब ग्रहण किसका हो सकता है? आपको उत्तर देना है मूर्त का होगा। जो हमें दिखता है उसका बिंब ग्रहण हो सकता है, जो नहीं दिखता है उसका बिंब ग्रहण नहीं हो सकता। ठीक है? क्वेश्चन क्या बनेगा सुनिए, बिंब ग्रहण किसका होगा? आपको उत्तर देना है मूर्त का होता है, अमूर्त का बिंब ग्रहण नहीं हो सकता। अब देखिए, मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण बताता हूँ कि आत्मा और परमात्मा, इसको हमने कभी आज तक देखा नहीं भी आत्मा कैसी दिखती है और परमात्मा कैसी दिखती है। अब क्या होगा कि ना तो आत्मा का आपके चित्र बन रहा है, ना ही आपके परमात्मा का चित्र बन रहा है। ठीक है? तो कबीर ने क्या, क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनों अमूर्त है। कबीर ये चाहता है कि मेरी कविता के माध्यम से उस आत्मा का और उस परमात्मा का बिंब ग्रहण हो जाए, यानी चित्र बन जाए लोगों के स्मृति पटल पर। तो कबीर ने इसका क्या उदाहरण दिया? उन्होंने कहा कि परमात्मा समुद्र है, यानी परमात्मा समुद्र है। अब समुद्र आप लोगों ने देख रखा है, ठीक है? और आत्मा बूंद है, ठीक है? अब क्या हुआ कि अब कबीर ने ये समझाया कि परमात्मा समुद्र है, आत्मा बूंद है। बूंद भी मूर्त है और समुद्र भी मूर्त है। अब आपके बिंब ग्रहण हो जाएगा कि परमात्मा समुद्र की तरह विशाल है और आत्मा बहुत ही छोटी है। ठीक है? तो इसको बिंब ग्रहण करवाना कहते हैं, और बिंब ग्रहण आचार्य शुक्ल के अनुसार किसका हो सकता है? तो आचार्य शुक्ल के अनुसार बिंब ग्रहण केवल मूर्त का हो सकता है, अमूर्त का नहीं हो सकता। अब अमूर्त का बिंब ग्रहण करवाना है, बाई चांस क्वेश्चन आ जाए कि भई अमूर्त का बिंब ग्रहण करवाना है, उसका स्मृति पटल पर चित्र बनाना है। आप क्या करोगे? तो आप प्रतीक का प्रयोग करोगे। जैसे इसने समुद्र और बूंद, आत्मा और परमात्मा के प्रतीक का प्रयोग किया है। समझ में आ गई क्या मेरी बात? इस पूरी लाइनों में एक ही क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन आएगा कि बिंब ग्रहण क्या होता है? ठीक है? और किसका होता है? मूर्त का होता है। बिंब ग्रहण का मतलब चित्र बनना, ठीक है? अब देखो, इस तथ्य को शुक्ल जी ने रुपए का 1.5 पाव घी से संबंधित कथन के उदाहरण द्वारा बनिए के बिंब से समझाया। अब देखिए, घी जो मूर्त चीज है और रुपया भी मूर्त है, तो उसने 1.5 पाव का मतलब आप उससे समझ जाओगे कि घी 1.5 पाव यानी इतना ज्यादा आएगा। तो वो पाव जो शब्द होता है वो है मूर्त है एक्चुअल में, ठीक है? लेकिन घी की मात्रा, उससे हम इसमें चित्र बनेगा इसमें, ये कहना चाहता है। ठीक है? कविता और सृष्टि का प्रसार, तीसरा पॉइंट, इसने करीब-करीब 14 पॉइंट बना रखे हैं। कविता और सृष्टि का प्रसार में क्या कहते हैं आचार्य शुक्ल? हृदय पर नित्य नित्य प्रभाव रखने वाले रूपों और व्यापारों की भावनाओं को सामने लाकर कविता बाह्य प्रकृति के साथ मनुष्य की अंत्य प्रकृति का सामंजस्य घटित करती हुई उसके भावात्मक सता प्रकार का प्रसार करती है। देखो, कविता क्या करती है? कविता, यहाँ पे एक प्रश्न बनेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, आप ध्यान से सुनना, उसका आंसर आपको क्या देना पड़ेगा। देखिए, क्वेश्चन ये बन रहा है, अ, मनुष्य की भावात्मक सत्ता का प्रसार कैसे होता है? ये क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन दोबारा सुनना, मनुष्य की भावात्मक सत्ता का प्रसार कैसे होता है? तो आपको इसमें उत्तर देना है कि मनुष्य की कविता क्या करेगी? बाह्य प्रकृति के साथ मनुष्य की अंतः प्रकृति का सामंजस्य करती है। इसको ही भावात्मक सत्ता का प्रसार कहते हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा? भावात्मक सत्ता का प्रसार क्या है? आपको उत्तर देना है, मनुष्य की बाह्य प्रकृति के साथ अंतः प्रकृति का संबंध स्थापित करना ही भावात्मक सत्ता का प्रसार कहलाता है। शुक्ल जी की मान्यता है कि शुक्ल जी की मान्यता है कि काव्य दृष्टि कहीं तो नर क्षेत्र के भीतर रहती है, यानी उसकी एक अंतर भावना है, कहीं तो नर क्षेत्र के भीतर है, यानी मनुष्य की आंतरिक भावनाओं को हम कविताओं में स्थान देते हैं। कहीं मनुष्यतर बाह्य सृष्टि की ओर, कभी-कभी मनुष्य की बाहरी जो सृष्टि है उसकी ओर जाएगी, कहीं समस्त चराचर यानी कहीं चराचर, चर अचर यानी निर्जीव सजीव में जाएगी। यानी कविता के 3 क्षेत्र यहाँ पे शुक्ल ने किए हैं। पहला क्षेत्र नर क्षेत्र के भीतर, दूसरा है मनुष्यतर बाह्य सृष्टि की ओर और तीसरा है समस्त चराचर की ओर। संसार में अधिकतर कविता नर क्षेत्र के भीतर रहती है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा रहेगा। 2 प्रश्न बन रहे हैं। पहला प्रश्न, शुक्ल ने काव्य की दृष्टि के कितने प्रकार माने? 3, नर क्षेत्र के भीतर, मनुष्य क्षेत्र के बाह्य सृष्टि के और समस्त चराचर में। वो क्वेश्चन अगला ये पूछेगा कि सबसे ज्यादा कविता किस पर रची गई है?
आपको उत्तर देना है नर क्षेत्र के भीतर रची गई है सबसे ज्यादा जो कविता है। ये यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा। नर्तव की बाह्य प्रकृति और अंतः प्रकृति के नाना संबंधों और पारंपरिक विधानों का संकलन या उद्भावनाई काव्यों में मुक्त या प्रबंध अधिकतर पाई जाती है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एक बन रहा और अच्छा बन रहा है कि सबसे ज्यादा कविता सबसे ज्यादा कविता का विषय क्या है? कविता का विषय पूछ रहा है ये। तो कविता का विषय आपको ये बताना है कि नर्तों की बाह्य प्रकृति और अंतः प्रकृति के नाना संबंध, ये कविता के विषय बनेंगे। ठीक है ना? चाहे वो आपका मुक्त काव्य या प्रबंध काव्य है। महाकाव्यों, खंड काव्यों में मनुष्य और मनुष्येतर सृष्टि इत्यादि सभी का चित्रण मिलता है। देखो आपको एक क्वेश्चन और बनेगा कि महाकाव्य और खंड काव्यों में किसका चित्र बनेगा? मनुष्य और मनुष्येतर सृष्टि यानी उसके आंतरिक और बाह्य पक्ष यानी प्रकृति की बाह्य प्रकृति और उसकी अंतः प्रकृति के बीच में ही आपको सबसे ज्यादा महाकाव्य खंड काव्य रचे मिलेंगे। अच्छा प्रश्न है कि खंड काव्य और महाकाव्यों का वर्ण्य विषय क्या होता है? मनुष्य की बाह्य प्रकृति और अंतर प्रकृति का सामंजस्य ही इनका विषय होता है। अब सुनिए आगे। ये कहता है किंतु उसका भी प्रधान विषय लोक चरित्र ही होता है। ठीक है? देखिए आपको क्वेश्चन पूछे कि कविता का प्रधान विषय क्या है? कविता का प्रधान विषय लोक चरित्र है। शुक्ल जी कहते हैं कि साहित्य शास्त्र की रस निरूपण पद्धति में आलंबनों के बीच बाह्य प्रकृति को स्थान ही नहीं मिला है। ठीक है? और यह उद्दीपन मात्र मानी गई है। एक क्वेश्चन ये है कि आलंबन क्या होते हैं रसों में? तो आपको आलंबन तो उत्तर देना है कि उसकी मनुष्य की आंतरिक प्रवृत्ति के होते हैं। और तो बाह्य जो प्रकृति है वो क्या बनते हैं? वो सदैव उद्दीपन बनते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा बन रहा है कि उद्दीपन बाह्य प्रकृति से संबंधित है, आलंबन मनुष्य की आंतरिक प्रकृति से संबंधित है। ये दो क्वेश्चन अच्छे बन रहे हैं। गौर से देखना। अब मैं बताऊं। अब वो क्वेश्चन तो आपको कविता क्या है इसको बोधात्मक प्रश्न बोलते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ये ज्ञान होता है। अब क्या करते हैं वो पढ़ाते पढ़ाते ना आपको इन बातों को तो बता नहीं रहे हैं। वो यहाँ पे रस छंद अलंकार पता नहीं क्या क्या घुसोड़ देते हैं संस्कृत भाषा में, टेढ़े टेढ़े बोल के आपको पता ही नहीं लगता है कि मुझे कविता क्या है पढ़नी थी कि रस छंद अलंकार पढ़ना था। वो यहाँ पे वो बताना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको पता है कि मेरे को इसकी बोधात्मक जानकारी नहीं है, इसलिए वो आपको गुमराह करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। यह क्वेश्चन बन रहा है कि आलम्बन धर्म किससे संबंधित होगा? सीधा उत्तर आएगा मनुष्य की आंतरिक प्रवृत्ति से संबंधित होगा। वो कहेगा उद्दीपन धर्म किससे संबंधित है? मनुष्य की बाह्य प्रकृति से संबंधित होता है। ये सीधा क्वेश्चन बनता है इस प्रकार का। श्रृंगार के उद्दीपन रूप में जो प्राकृतिक दृश्य लाए जाते हैं, उनके प्रति रति भाव जागृत न होकर नायक नायिका के प्रति होता है। ठीक है? अब देखिए उद्दीपन रूप में जो प्राकृतिक दृश्य लाए जाते हैं, जैसे मान लो एक नायक और नायिका सुंदर बाग में मिले, वहां बहुत सारे पुष्प खिले हुए थे, खुशबू आ रही थी, शीतल हवा बह रही थी। अब शीतल हवा बह रही थी, खुशबू आ रही थी, फूल पुष्प खिले हुए थे। तो क्या वो नायक फूलों से प्रेम करेगा? क्या वो शीतल हवा से प्रेम करेगा? वो प्रेम किससे करेगा? नायिका से करेगा। क्योंकि उसका आलम्बन धर्म क्या है? उसका आंतरिक तत्व है। तो वो तो इसलिए उद्दीपन ये फूल, पुष्प ये बाहरी चीज़ें होती है, आंतरिक नहीं होती है। ठीक है? हाँ। शुक्ल जी के अनुसार बिंब ग्रहण वही होता है जहां कवि अपने सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा वस्तुओं के अंग प्रत्यंग वर्ण आकृति तथा उसके आसपास की परिस्थिति का परस्पर संश्लिष्ट वर्णन कर देता है। देखो क्वेश्चन यहाँ एक और बन रहा है, बड़ा अच्छा प्रश्न बन रहा है। बिंब ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या है? बिंब ग्रहण कैसे करवाया जा सकता है? ये क्वेश्चन बनेगा। बिंब ग्रहण की प्रक्रिया या बिंब ग्रहण कैसे करवाया जाता है? आपको उत्तर देना है जब कवि सूक्ष्म निरीक्षण करता है और छोटी-छोटी बातों के ऊपर वो उसका वर्णन करता है, जैसे कोई नायिका के गाल पे तिल है, उसका वो सुंदर तरीके से वर्णन करेगा। तो वो बिंब ग्रहण करवा पाएगा, तब उसके सौंदर्य में वृद्धि मानी जाएगी। यानी अंग प्रत्यंग अंग का सूक्ष्म दृष्टि से निरीक्षण करके और उसके ऊपर जब वर्णन करता है, तब बिंब ग्रहण करेगा। नहीं तो नायिका के गाल पे तो तिल था। अब कवि ने उस तिल को ताड़ कैसे बनाना है, वो उस कवि की बुद्धि काम करेगी तब
तब वो नायिका का तिल भी आपको दिखेगा और उस तिल के कारण उसका बढ़ा हुआ सौंदर्य भी दिखेगा। नहीं तो तिल तो आम होते ही होते हैं, ठीक है ना? तो उस तिल से नायिका के सौंदर्य की वृद्धि उसके सूक्ष्म निरीक्षण से होता है। आपको क्वेश्चन ये आएगा कि कवि बिंब ग्रहण कैसे करवा सकता है? जब वो सूक्ष्म चीज़ का निरीक्षण कर देगा, तब वो बिंब ग्रहण करा सकता है। नहीं तो तिल का कोई महत्व नहीं था। कवि ने कविता गाई, उसके बाद में आपने नायिका को देखा और नायिका को देखा तब उसके रूप सौंदर्य को देखने के बाद सीधा उस तिल पे आपकी दृष्टि जाएगी और आप कहोगे वास्तव में तिल लग तो सुंदर रहा है। लेकिन उससे पहले वो तिल ही था, आपकी दृष्टि नहीं गई। कवि ने जब उसके बारे में बताया कि इस तिल से इसके निखार आया है, तब आपकी उस तिल के ऊपर दृष्टि जाती है। ये सूक्ष्म निरीक्षण से बिंब ग्रहण करवाया जाता है। ठीक है कि नहीं? हाँ। आप सुंदर हो, खूबसूरत हो, लेकिन आपका पति अगर वो काव्य नहीं जानता, रस नहीं जानता, साहित्य नहीं जानता, तो आपका सौंदर्य उनके लिए कुछ भी नहीं है। और कवि लोग अगर वर्णन कर देंगे आपका सौंदर्य, तो कवि के हीरोइनें क्यों अच्छी लगती है? जो फ़िल्मी हीरोइन है, वो क्यों अच्छी लगती है? आम आदमी को अच्छी लगती है, क्योंकि जो सिनेमा है, वो साहित्य का हिस्सा है। और सिनेमा में कवि लोगों ने उस जो हीरोइन है उसके सौंदर्य का वर्णन कर दिया। वर्णन करने के बाद जैसा सीधा वो थिएटर में जाता है तो उसको वो सौंदर्य जैसा कवियों ने बता रखा है वैसा ही दिखता है। आप सुंदर मैं बहुत सुंदर हूँ। मैं बहुत खूबसूरत हूँ, लेकिन किसी कवि ने मेरे ऊपर कविता नहीं रची इसलिए लोगों के मैं आकर्षण का केंद्र नहीं हूँ। और कवि अगर 2-4 एक मेरे ऊपर कोई कविता लिख दे, तो हज़ारों लोगों के आकर्षण का केंद्र बन जाऊँगा। अरे वो कवि कह रहा था कि ये कैसा है? क्योंकि वो सूक्ष्म निरीक्षण से ही तो मेरा काम करके जाएगा ना, तो वो है इसमें। आप खूबसूरत हो सारे के सारे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखने वाले की बुद्धि में बिंब ग्रहण करने की क्षमता नहीं है, क्योंकि वो निरीक्षण क्षमता नहीं है उसमें, इसलिए दिक्कत आ रही है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? यही शुक्ल जी कहना चाहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, शुक्ल जी कह रहे हैं अभी। ठीक है? शुक्ल जी ने इसका उदाहरण वाल्मीकि द्वारा रामायण में हेमंत वर्णन और कालिदास के कुमार संभव एवं रघुवंश के प्राकृतिक वर्णन से प्रस्तुत किया। अब देखिए, हेमंत वर्णन में अपने वाल्मीकि जी ने किया, कालिदास जी ने कुमार संभव जो नाटक था रघुवंश में प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करके शकुंतला का वर्णन किया था। ठीक है कि नहीं? क्यों पवन जी? बहुत सारी बातें सीख जाओगे आप, ज़िंदगी में आपको टेंशन नहीं रहेगी। शुक्ल जी लिखते हैं कि भावभूति के उत्तर रामचरितमानस में कहीं-कहीं प्रकृति के बहुत ही सांग और संश्लिष्ट खंड चित्र पाए जाते हैं। पर मनुष्यतर बाह्य प्रकृति की जो प्रधानता मेघदूत में मिलती है, वह संस्कृत के और इस किसी काव्य में नहीं मिलती। एक क्वेश्चन अच्छा बनेगा। प्रकृति के बाह्य सौंदर्य का सबसे सुंदर वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? मेघदूत में मिलता है। प्रकृति उसमें उद्दीपन रूप में बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। उद्दीपन रूप में बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है और उसके बाद में जो है उद्दीपन रूप में प्रकृति जब काम की, तब दुष्यंत को शकुंतला बहुत सुंदर लगी थी। ऐसे नहीं लग रही थी वो। ठीक। मेघदूत में उसने प्रकृति को क्या किया? जो आपके उसने शकुंतला का वर्णन किया तब भी प्रकृति के बाह्य सौंदर्य का वर्णन करके शकुंतला सुंदर लगी थी, दुष्यंत को ऐसे नहीं लगी थी। ऐसे द आज शकुंतला आज भी सुंदर लग रही है। हमने तो कभी देखा ही नहीं लेकिन कालिदास ने उसका वर्णन कर रखा है कि वो ऐसी थी। तो शकुंतला को मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी शकुंतला जैसी हो। शकुंतला को मैंने देखा ही नहीं है लेकिन कवि ने कह रखा है कि वो बहुत सुंदर थी। तो उसने क्या किया बिंब ग्रहण करा दिया शकुंतला के सौंदर्य का। ठीक है कि नहीं? ये आता है इसमें। यह वह संस्कृत और किसी काव्य में नहीं है। अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि प्रकृति का सबसे ज़्यादा सुंदर वर्णन किसमें है? मेघदूत में है। प्रकृति अनंत रूपों में देखो प्रकृति के अनंत रूप कौन-कौन से हैं? सुंदर, कर्कश, भव्य, उग्र, भयंकर ये सभी प्रकृति के रूप हैं। प्रकृति अनेक अनंत रूपों में आती है। सच्चे कवि का हृदय इनके सब रूपों में लीन होता है क्योंकि उसके अनुराग का कारण कवि का अपना खास सुख भोग नहीं बल्कि चिर साहचर्य द्वारा प्रतिष्ठित वासना है। देखो, अब प्रकृति का सुंदर वर्णन करना है कवि के हाथ में है और प्रकृति का सुंदर वर्णन करना भी उसके हाथ में है, प्रकृति का भयंकर रूप में वर्णन करके आपको बहरस उत्पन्न कर सकता है। क्योंकि ये किस कारण करता है? बल्कि चिर साहचर्य द्वारा प्रतिष्ठित वासना है। यानी प्रकृति जो है, मनुष्य की चिर सहचर सखी रही है। शुक्ल जी ने प्रकृति के साधारण, असाधारण सब प्रकार के रूपों में
रमने वाले वर्णन में वाल्मीकि, कालिदास और भवभूति का नाम लिया। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कौन से कवि प्रकृति के सारे रूपों में रम गए थे? कुछ लोग तो प्रकृति के केवल सौंदर्य पे रमते हैं, कुछ लोग प्रकृति के जो है कर्कश रूप पे रमते हैं, लेकिन वाल्मीकि, कालिदास और भवभूति ये प्रकृति के सुंदर और कर्कश दोनों रूप में रम गए थे। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दोबारा सुनिए। वो कहेगा कि प्रकृति के साधारण और असाधारण, या सीधा कह दे कि प्रकृति के सभी रूपों में कौन से कवि रम गए थे? वाल्मीकि, कालिदास और भवभूति 3 कवि रमे थे। तीनों दे के उपयुक्त सभी आंसर कर सकता है यहाँ पे। अंग्रेजी के स्वतंत्रतावादी कवियों में वर्ड्सवर्थ और शैली ने भी अपनी-अपनी जीवन दृष्टि के अनुभव साधारण एवं असाधारण रूपों में किया। अब क्वेश्चन ये आएगा कि कौन से पाश्चात्य कवि प्रकृति के सभी रूपों में रमे थे? तो वर्ड्सवर्थ और शैली का नाम आएगा। 2 कवि पाश्चात्य लिए शुक्ल जी ने और 3 कवि भारतीय लिए हैं। प्रकृति के सभी रूपों में रमने वाले कवि है ये। शुक्ल जी के अनुसार केवल असाधारण तत्वों की सच-सच्ची हृदयता की पहचान नहीं है। यानी आप केवल असाधारण तत्वों को सच्चा हृदय नहीं मान सकते। साधारण और असाधारण दोनों ही सत्य है इसमें। शुक्ल जी लिखते हैं जो केवल अपने विलास या शरीर सुख की सामग्री प्रकृति में ढूंढा करते हैं, उनमें इस रागात्मक तत्व की कमी है। रागात्मक तत्व की कमी है। देखो क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन अच्छा बन रहा है। किसमें रागात्मक तत्व की कमी बताई शुक्ल जी ने? किस कवि में रागात्मक तत्व की कमी बताई? जो जो प्रकृति में केवल विलास की वस्तु देखता है, उसमें रागात्मक तत्व की कमी है। जो व्यक्त सतह मात्र के साथ एकता की अनुभूति में लीन करके हृदय के आभास व्यापकता का देता है। हृदय का आभास व्यापकता का देता है, व्यापकता। जो व्यक्त सतह मात्र के साथ एकता की अनुभूति में लीन करके हृदय के आभास व्यापकता देता है। यहाँ क्वेश्चन ये बन सकता है। संपूर्ण सत्ताएं एक ही परम सत्ता और संपूर्ण भाव एक ही परम भाव के अंतर्भूत है। ये क्वेश्चन बनेगा कि संपूर्ण सत्ता किसके अंदर शामिल है? परम सत्ता में। और संपूर्ण भाव किसमें है? भाव के अंतर्भूत में है ये। ये 2 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे। बुद्धि और ज्ञान की वृत्तियों के समन्वय के बिना मनुष्यता की साधना पूरी नहीं हो सकती। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेगा। मनुष्य की साधना कब पूरी होती है? जब बुद्धि और ज्ञान की वृत्तियों में सामंजस्य हो जाएगा तब। अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा सुनिए। मनुष्य की साधना का समन्वय या मनुष्य की साधना कब पूरी होगी? तो आपको कहना है बुद्धि और ज्ञान के समन्वय से ही मनुष्य की साधना पूरी होगी। अच्छा प्रश्न है ये। 3 पॉइंट्स आपने पढ़े, चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ रहा हूं। मार्मिक तथ्य। यहां शुक्ल बताना यह चाहेगा कि मार्मिक तथ्य क्या है, जिसके अंतर्गत हमारा मन जो अभिभूत हो जाए, वो कौन से तथ्य होते हैं? यहां शुक्ल जी ने एक प्रकृति का उदाहरण दिया। प्रकृति का उदाहरण कैसे दिया? उसने ये कहा कि जैसे आप एक बहुत बड़े रेगिस्तान में जा रहे हो, जहां बहुत गर्मी है, बहुत ही दूर-दूर तक कोई छाया नहीं है, पानी नहीं है। लेकिन उस रेगिस्तान में जहाँ बहुत गर्मी, लू चल रही थी, दूर-दूर तक पानी की बूंद तक नहीं है, हरियाली नहीं है। उनके बीच में आपको एक कोई बरगद का पेड़ दिख जाए, वो बहुत हरा-भरा हो और हवा से उसकी पत्तियाँ ऐसे ऐसे उसकी पत्तियाँ हिल रही है। आपको ऐसे लगेगा कि मैं गर्मी से परेशान हो गया, तंग हो गया और मैं बेचैन और व्याकुल हूँ। और ये बरगद का पेड़ मुझे अपने इशारों से ऐसे बुला रहा है कि आजा मेरे नीचे ठंडी छाँव में आराम कर ले। तो आपका जो गर्मी की जो व्याकुलता थी, आपने उस पेड़ में आपने उसकी पत्तियों का हिल के आपको बुलाना ही मार्मिक तथ्य है। देखो क्या बोला इसने। प्रकृति के संबंध में विचार करते हुए शुक्ल जी लिखते हैं, पेड़, पौधे, लता, गुल्म इत्यादि भी ऐसे तथ्यों की भावों की व्यंजना करते हैं, जो मार्मिक और गूढ़ होते हैं। यानी पेड़ मार्मिक और गूढ़ रहस्य कौन प्रकट कर सकते हैं? पेड़-पौधे भी कर सकते हैं। मनुष्य तो करेगा ही करेगा। पेड़-पौधे भी कर सकते हैं। जैसे भावुकों के समक्ष प्रकृति अपनी रूप चेष्टा, जैसे कोसों तक फैले कड़ी धूप में तपते मैदान के बीच एक अकेला वट वृक्ष का दूर तक छाया फैलाकर खड़े होना, हवा के झोंके से उसकी टहनियाँ और पत्तों द्वारा हिल-हिल कर बुलाना,
इनके द्वारा मार्मिक तथ्यों की व्यंजना की गई है। आपको एक प्रश्न पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा कि रेगिस्तान में जो पेड़ की पत्तियां और टहनियां हिल रही है, वो कौन सा तथ्य प्रकट कर रही है? मार्मिक तथ्य को प्रकट कर रही है। शुक्ल जी कहते हैं कि हमारे यहाँ के पुराने अन्योक्तिकारों ने कहीं-कहीं इस व्यंजना की ओर ध्यान दिया है। एक क्वेश्चन ये आएगा कि मार्मिक तथ्यों की प्रकटीकरण की ओर ध्यान किन्होंने दिया था? पुराने अन्योक्तिकारों ने दिया था। शुक्ल जी कहते हैं कवियों ने नर क्षेत्र और मनुष्येतर सजीव क्षेत्र तक अपनी दृष्टि सीमित नहीं रखी है। उन्होंने नर क्षेत्र और मनुष्येतर सजीव क्षेत्र तक भी दृष्टि सीमित नहीं रखी है। उनकी दृष्टि प्रकृति के निर्जीव या जड़ क्षेत्र तक जैसे भूमि, पर्वत, चट्टान, मैदान, मेघ, आकाश, नक्षत्र आदि की ओर भी गई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनेगा कि कवियों की दृष्टि प्रकृति के किन रूपों में गई है? सजीव रूप, निर्जीव रूप, उपर्युक्त दोनों। तो सजीव और निर्जीव दोनों में। क्योंकि कवियों ने कभी पहाड़ों की प्रशंसा की है, कभी पत्थरों की प्रशंसा की है, कभी नदियों के जल की प्रशंसा की है, नदियों से उड़ती हुई तरंगों की प्रशंसा की है। तो ये निर्जीव रूपों का भी उन्होंने वर्णन किया है और वो आपको बिंब ग्रहण कराने में सफल रहे थे। जड़ जगत के भीतर पाए जाने वाले रूप व्यापार या परिस्थितियों के अपने मार्मिक तथ्यों की भी व्यंजना करती है। यानी जड़ जगत जो निर्जीव जगत है, उनके अंदर जो तथ्य है, उनकी भी व्यंजना कवियों ने की है। यानी आप अ, एक कविता थी कोई कवि की, केदारनाथ की थी शायद मेरे ख्याल में तो। तो वो कह रहा था कि जब मैंने किसी तालाब को देखा, उसमें स्वर लहरियाँ उठ रही थी और वो स्वर लहरियाँ पत्थरों से जाके टकरा रही थी। उस वक़्त मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे ये पत्थर पानी पी रहे हैं, न जाने इनकी प्यास कब बुझेगी। अब देखिए कि ये निर्जीव है, पत्थर भी, पानी भी, लेकिन उसने क्या कर दिया, उसके मार्मिक तथ्य का वर्णन कर दिया। निर्जीव वस्तुओं पे भी कवियों की दृष्टि गई है। शुक्ल जी का मत है कि ज्ञान ही भावों के संचार का मार्ग खोलता है। ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है। अब देखिए, एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा बन रहा है। भावों के संचार का मार्ग कौन खोलेगा? अच्छा प्रश्न। भावों के संचार का मार्ग कौन खोलेगा? आपको उत्तर देना है ज्ञान। ज्ञान भावों के संचार का मार्ग खोलने का काम करता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। सीधा स्पष्ट प्रश्न आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा? भावों का संचार का मार्ग कौन खोलता है? उत्तर देना है ज्ञान। सीधा प्रश्न बनता है। अब देखिए, आपने 4 पॉइंट्स देखे प्रकृति के मार्मिक तथ्य के बाद में। अगला है काव्य और व्यवहार। अब कविता क्या है? व्यवहार क्या है? है ना? कविता से व्यवहार परिवर्तन कैसे होता है? आपके व्यवहार में परिवर्तन आ सकता है। व्यवहार में परिवर्तन कैसे आ सकता है? मैं एक बात बताता हूँ आपको बड़ा अच्छे तरीके से सुनना। आपने मुगलों का साहित्य पढ़ा, आप मुगलों को पढ़िएगा, मुगलों का साहित्य पढ़ना। मुगलों के साहित्य में आपको ये कहेगा कि सत्ता सब कुछ है। सत्ता मिलनी चाहिए, चाहे बाप को मार दे, चाहे बेटे को मार दे, चाहे भाई को मार दे, चाहे किसी को मार दे, हमें सत्ता मिलनी चाहिए। औरंगज़ेब ने क्या किया था? अपने बाप को शाहजहाँ को बहुत साल कैद रखा, उसको कैद में ही मार दिया। अपने बारा भाई दारा शिकोह का गर्दन काट के भेज दी। तो अगर ये साहित्य आप समाज को पढ़ाओगे, तो समाज में बच्चों में क्या नैतिकता जाएगी कि मुझे तो सबसे पावरफुल आदमी बनना है, ना मेरा कोई भाई है, ना कोई मेरा बाप है, ना कोई मेरी माँ है। ये उसके ऊपर प्रभाव डालेगा काव्य। उस बच्चे के ऊपर अब मुगलों का साहित्य पढ़ाने का ये नुकसान होगा हमारे समाज को। और आप उसी बच्चे को रामायण पढ़ाइए। रामायण में क्या देखेगा बच्चा? रामायण में ये देखेगा कि एक पिता के वचनों को मानने के लिए एक बेटा 14 वर्ष तक वनवास में चला गया और एक छोटा भाई अपनी नवविवाहिता पत्नी को छोड़ के अपने बड़े भाई के साथ जंगल में चला गया। नवविवाहिता पत्नी को छोड़ के और उस पत्नी ने अपने पति को तिलक करके अपने जेठ के साथ भेज दिया, त्याग का भाव दिखाएगा। और एक पत्नी अपने पति के साथ वन में भटकने के लिए चली गई 14 वर्ष तक, सीता जी का यहाँ पे व्याख्यान मिलेगा। और पिता ने अपने पुत्र से इतना प्रेम किया कि जैसे ही वो वन गमन करने लगा अपने प्राणों को त्याग दिया। दूसरे भाई को जब पता लगा कि मेरी माता के कारण मेरा भाई जो जो दूसरी माता का पुत्र था और उसने 14 वर्ष तक उस भाई की जो पादुकाएँ थी, उसको राजा बना दिया और खुद गाँव के बाहर बैठा रहा जब तक भाई गाँव में नहीं आए तब तक भाई ये त्याग की भावना दिखाएगा। ये साहित्य क्या प्रभाव डालेगा बालक पर? ये साहित्य बालक पर ये प्रभाव डालेगा कि माता-पिता, भाई-बहन ये इम्पोर्टेंट है, न कि सत्ता इम्पोर्टेंट है। और दूसरी तरफ ये जो मार्क्सवादी लोग हैं, ये दुष्ट जो कमीने लोग हैं,
उन मुगलों के साहित्य को प्रचार-प्रसार कर रही है। क्या सिखाना चाहते हो आप लोग? क्या ये सिखाना चाहते हो कि एक बेटा जो है बाप को मार दे, बाप बेटे को मार दे, भाई भाई को मार दे? क्या इस साहित्य को सिखाना चाहते हो आप समाज में? समाज में साहित्य, अगर समाज को संस्कारशील बनाना है तो आपको सही साहित्य पढ़ाना पड़ेगा। और इन दुष्टों ने रामायण को सांप्रदायिक मान लिया और उसको धर्मनिरपेक्ष मान लिया। उस साहित्य को देखिए, इन इन दुष्टों की क्या जालसाजी रही है हमारे समाज को विकृत करने में। साहित्य समाज को प्रभावित करता है, बिल्कुल करेगा समाज को, और इस प्रकार करेगा, आप लोग देखिएगा। ये साहित्य है, साहित्य समाज को प्रभावित करता है। वो कहता है काव्य और व्यवहार, काव्य और व्यवहार में परिवर्तन आएगा। आप अपने बच्चों को रामायण पढ़ाइएगा, बच्चा माता और पिता के प्रति अपनी कर्तव्य सीखेगा। आप मुगलों को पढ़ाइएगा, वो छुरी लेके बैठा रहेगा कि कब बाप के को छोड़ दूँ, कब भाई के को छोड़ दूँ। साहित्य का प्रभाव पड़ेगा समाज के ऊपर, बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। और वही बात यहाँ पे शुक्ल समझाना चाहेगा, सुनिए काव्य और व्यवहार में क्या है। मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल प्रवृत्ति भावात्मिकता है, भावात्मिका। यानी एक क्वेश्चन है, मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त कौन करती है? भाव, भावात्मिका मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करती है। केवल तर्क बुद्धि या विवेचन के बल से हम किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होंगे। जब तक आपकी अंदर की भावना जागृत नहीं होगी, तब तक आप कोई कार्य नहीं कर सकते। जहां जटिल बुद्धि और व्यापार के अंतर में किसी कर्म का अनुष्ठान देखा जाता है, वहां भी तय में कोई भाव या वासना छिपी रहती है। यानी आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे आप अनुष्ठान कर रहे हो, घर पे यज्ञ कर रहे हो, हवन कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, तो कहीं न कहीं उसके अंदर भी आपके कोई भाव या वासना ज़रूर है, तब आप कर रहे हो। यानी भाव या वासना ये हो सकती है, मेरे घर में संपत्ति रहे, मेरे घर में शांति रहे, मेरा विवाह हो जाए, मेरे पुत्र का विवाह हो जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, और अगर आप लोग ये भी कह सकते हो कि मुझे मोक्ष मिल जाए। यानी प्रत्येक कर्म में, प्रत्येक व्यापार में, प्रत्येक अनुष्ठान में कहीं न कहीं भाव या वासना ज़रूर छुपा होता है। आपको एक प्रश्न बनेगा यहाँ कि मनुष्य को कर्म करने के लिए कौन-सी प्रवृत्ति मुख्य होती है? भाव और वासना ही होती है। इस संबंध में शुक्ल जी ने चाणक्य का उदाहरण भी दिया था। शुक्ल जी की मान्यता है कि शुद्ध ज्ञान या विवेक में कर्म की उत्तेजना नहीं होती है। देखिए, जब तक मैं आपके भावों को प्रभावित ना कर दूं, तब तक आप कोई भी कर्म नहीं करोगे। आप पढ़ रहे हो, ठीक है? आप पढ़ रहे हो, जब तक मैं आपके अंदर की भावनाओं को प्रेरित नहीं करूंगा, आप पढ़ाई नहीं करोगे। आपके अंदर की भावनाओं, मैं आपको इस तरह अटैचमेंट करूं, देखिए तुम पढ़ोगे, तुम शिक्षक बनोगे, लाखों करोड़ों गरीब बच्चों का तुम कल्याण कर पाओगे। लाखों करोड़ों बच्चों का तुम उद्धार कर पाओगे। वो तुम्हें दुआ देंगे, तुम्हारी इज़्ज़त करेंगे और तुम्हारा सारी उम्र तुम्हें प्रणाम करेंगे। तो कहीं न कहीं आपको ये भी लगेगा कि वो आपको अपने बेटे और बेटी के जैसे प्रेम करेंगे। तब आपकी भावनाएँ जागृत होगी, आप पढ़ने में प्रवृत्त हो जाओगे। और एक मैं सीधा ही ज्ञान दूँ, पढ़ना चाहिए, पढ़ना अच्छा होता है। आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेगा ये, ठीक है? यानी जब तक मैं आपकी भावनाओं में उत्तेजना नहीं लाऊँगा, तब तक आप कर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकते। तो आपको क्वेश्चन ये आएगा कि व्यक्ति कब कर्म में प्रवृत्त नहीं होगा? जब शुद्ध ज्ञान और विवेक की बात करोगे तब कर्म में प्रवृत्त नहीं होता है। व्यक्ति कर्म में प्रवृत्त होता है जब उसकी भावनाओं को उत्तेजित करोगे तो। तो आपको ये कहेंगे कि व्यक्ति कर्म में प्रवृत्त कब होता है? जब उसकी भावनाएँ उत्तेजित होती है। कर्म प्रवृत्ति के लिए मनुष्य में कुछ वेग आना आवश्यक है। काव्य व्यवहार का बाधक है, उसके अनुशीलन से ही अकर्मण्यता आती है। यह धारणा ठीक नहीं है। देखिए, आचार्य शुक्ल कहते हैं कि लोग ये कहते हैं कि काव्य व्यवहार में बाधा उत्पन्न करता है, ये धारणा गलत है। काव्य व्यवहार में बाधा उत्पन्न नहीं करता है, काव्य की शक्ति को बढ़ाएगा, व्यक्ति की कर्म की शक्ति को बढ़ाता है। ये कहता है कि आपके अंदर कुछ वेग आना आवश्यक है। आप लोग देखिए वेग कैसे आएगा? आप कभी भी देखना कि जब सैनिक किसी देश पर युद्ध करते हैं, आप एक चीज़ देखना, वो काव्य है, काव्य के कारण वो युद्ध करेंगे। सैनिक किसी देश के ऊपर जब युद्ध करेंगे, आप लोग देखिए कि अगर भारत के सैनिक पाकिस्तान से युद्ध करेंगे तो वो भारत माता की जय बोलेंगे, मेरा भारत बोलेंगे, जय हिंद बोलेंगे। ये चीज़ें क्या करती है, उसमें आवेग लाएगी, और आवेग लाएगी तो वो बड़े दुगने जोश के साथ लड़ाई करते हैं। आवेग काव्य के कारण उत्पन्न होता है। प्राचीन कवि अपने राजा को युद्ध में जाने के लिए प्रेरित करता था अपनी कविताओं से, सूरमाओं को। वो कहता था कि 13 वर्ष कुकर दिए, सियार जिए, 18 वर्ष क्षत्रिय जिए, इस तरह की बातें बोलता था। तब उसके मन में आवेग आता था, वो युद्ध के लिए परिणत होता था। यानी जो कविता
है वो आवेग उत्पन्न करती है। आवेग जो होता है वो कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, इसका कहने का मतलब ये है। कविता तो भाव प्रसार द्वारा कर्मणीय के लिए कर्म क्षेत्र का और विस्तार देती है। ये देखो, कविता भाव प्रसार द्वारा कर्मणीय के लिए कर्म क्षेत्र का और विस्तार देती है, वो तो उसको और कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। कविता को जानने वाले मनुष्य सदैव स्वार्थ बुद्धि और लाभ लोभ से परिचालित नहीं होते। यानी जो व्यक्ति कविता को समझता है उसकी बुद्धि में स्वार्थ नहीं रहेगा, लोभ भी नहीं रहेगा, वो निस्वार्थ भावना से काम करेगा। एक व्यक्ति देखिए, वाटसन क्या बोलता है, वाटसन क्या कहता है कि आप मेरे को एक बच्चा दीजिए, बताइए उसको वैज्ञानिक बनाना है मैं वैज्ञानिक बना दूंगा, उसको आतंकवादी बनाना है मैं आतंकवादी बना दूंगा, क्योंकि काव्य में इतनी शक्ति होती है कि वो आतंकवादी भी बन सकता है और वो वैज्ञानिक भी बन सकता है। ये उसका काव्य का विषय होता है। इस बात को स्वार्थ बुद्धि में लिप्त अर्थ के दास अकर्मण्यता को कहते हैं। देखिए, जो स्वार्थी लोग होते हैं वो इस बात को अकर्मण्य की संज्ञा दे सकते हैं, लेकिन कविता आपको लोभ और लालच से बहुत दूर ले जाएगी, बहुत ऊंचे स्थान को प्राप्त करवा देगी। तो ये आपके 5 पॉइंट्स मैंने आज करवा दिए। छठा पॉइंट्स आपको कल करवाऊँगा। तो आप सभी, कल इसको पूर्ण करूँगा। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं 8 बजे। थैंक यू।